सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं प्लैनेट अर्थ के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, खासकर अर्थ के शेप, साइज और मोशन के बारे में, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कि स्पेस के किसी भी वेंटेज पॉइंट से, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिससे व्यू बहुत अच्छा आए, उस पॉइंट से देखने पर हमें अर्थ का शेप स्फीयर लगने लगता है, जो कि अर्थ के आसपास घूमती हुई अलग अलग सैटेलाइट्स के डाटा के कॉम्बिनेशन से बनाई हुई पिक्चर से हमें दिखता है। अब ये सैटेलाइट्स जो होती हैं वो मेनली पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अर्थ का एक चक्कर लगाती हैं, जिससे कि अर्थ के एक पर्टिकुलर हिस्से की तस्वीर खींची जा सके। और 3, 4, 5 चक्करों के बाद ये जो भी डाटा कलेक्ट करती है उसका कॉम्बिनेशन बना के एक पूरी पिक्चर तैयार की जाती है, जिससे अर्थ हमें एक स्फीयर लगने लगता है। लेकिन ऐसे ही कुछ और सैटेलाइट्स के डाटा और ज्योमेट्रिकल डिपार्टमेंट की कैलकुलेशंस कुछ ऐसी हैं जो कि ये बताती हैं कि ये पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है। देखिए, अगर हम अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से देखें तो अर्थ का जो इक्वेटर होता है, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में बांटता है, वो तकरीबन 70,000 फीट चौड़ा होता है, यानी कि वो वाइडर होता है, ठीक है, मोटा होता है, जो कि इस तरीके से घूमते हुए जाता है, ठीक है। और इसके अंदर लगातार चेंज आते रहते हैं, जिसका एक कारण है अर्थ का लगातार अपनी एक्सिस के ऊपर घूमते रहना। क्यों? क्योंकि जब ये लगातार घूमता है तो इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, एक फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से इसको अंदर की तरफ खींचता है, और चूंकि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो एक फोर्स बाहर की तरफ भी क्रिएट होता है, जो कि पेयर फोर्स तैयार करता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। एक इसे अंदर की तरफ खींचता है, एक बाहर की तरफ। उसकी वजह से इस इक्वेटर के शेप में लगातार चेंज आता है। हालांकि ये चेंज बहुत ही कम होता है, हमें सीधे सीधे नजर नहीं आता है, लेकिन जो लोग इसकी मैथमेटिक्स पे काम करते हैं उन्हें ये शेप नजर आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है अंडाकार आकृति में, यानी कि एलिप्सॉइड जो आपका शेप होता है उसके अंदर खिंचने लगता है। दैट्स वाई ये जो हमारा अर्थ है ये स्फीयर ना होके एलिप्सॉइड होता है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एलिप्सॉइड भी अर्थ के शेप को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर सकता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अर्थ के जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो तकरीबन सी लेवल से 30,000 फीट तक जाती है। लेकिन वहीं अगर आप लोग ओशियन के अंदर जाएं, ओशियन की स्टडी करें, अंडर ओशियन स्टडी जिसको कहते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि उसकी गहराई तकरीबन 36,000 फीट तक हो सकती है, जिसको हम लोग सी ट्रेंचेस भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अर्थ का शेप अगर हम वाटर को हटा दें तो थोड़ा सा अटपटा सा हमें नजर आएगा, तो वो पूरी तरीके से एलिप्सॉइड भी नहीं दिखेगा हमें। अब चूंकि हम लोग वाटर को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एलिप्सॉइड से आप पूरी तरीके से नहीं बता सकते हो कि ये शेप होगा इसका, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे रीजंस बनते हैं जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस पर चेंज आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये चेंज कभी कभी पीरियोडिकली भी आता है, जैसे कि डेली टाइड्स। अगर हम लोग डेली का हिसाब न लगा के साल भर का भी लगाएं तो साल भर के अंदर आने वाली टाइड्स जो हैं वो ओशियन के क्रस्ट को और अर्थ के क्रस्ट को, यानी कि सरफेस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उसकी वजह से चेंज आता ही रहता है। कभी कभी ये चेंज बहुत ही स्लो और स्टेडी होता है, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स का हल्का सा ड्रिफ्ट, जो कि कहीं कहीं हर जगह पे होता ही रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से अर्थ में कभी कभी सॉइल इरेजन भी हो जाता है। सॉइल इरेजन भी एक वजह बनती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बड़ी सी बर्फ़ की शीट है, कोई बड़ा सा ग्लेशियर है, वो अगर पिघल जाए तो उसके पिघलने की वजह से जो 2 आपकी अर्थ क्रस्ट थी जो अब तक अलग अलग थी वो रीबाउंड कर जाती है। तो उसके रीबाउंड होने की वजह से भी ये चेंज हो जाता है और अर्थ का शेप चेंज हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो चेंज है बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या फिर मीटियोर शावर। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, हालांकि मीटियोर शावर के बहुत छोटे टुकड़े यहाँ गिरते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा मीटियोर आके अगर टकरा जाए अर्थ क्रस्ट से तो वो बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए 100%, राइट। तो ये सारी वजह बनती है, बहुत ही कॉमन वजह है अर्थ के शेप को बार बार चेंज करने के लिए। लेकिन ये इतनी छोटी होती हैं कि हमें सीधे सीधे लगता ही नहीं है कि स्फीयर में कोई चेंज आया है। स्फीयर तो स्फीयर ही लगता है, क्योंकि अर्थ है भी तो बहुत बड़ा। अब प्लैनेट अर्थ सन से दूर तीसरे नंबर पे आता है, सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। सिर्फ गैस प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे प्लैनेट जो कि गैस से बने हुए हैं, अर्थ से बड़े हैं। उसके अलावा मरकरी, वीनस और मार्स से बड़ा है अर्थ। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना बड़ा है? तो देखिए, नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक कैलकुलेशन के हिसाब से इक्वेटर से अर्थ की रेडियस ऑलमोस्ट 3,963 माइल्स, यानी कि 6,378 किलोमीटर्स है। अब हमें पता है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है,
तो अर्थ के कंटिन्यूस रोटेशन की वजह से इक्वेटर में एक ब्लज पैदा हो जाता है, यानी कि इक्वेटर थोड़ा सा बड़ा लगता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम लोग पोल से अर्थ की रेडियस नापते हैं, यानी कि मान लीजिए कि नॉर्थ पोल से नापें और हम लोग बीच वाले सेंटर पॉइंट तक आएंगे, तो हमें पोलर रेडियस जो है वो मिलेगी 3950 माइल्स, यानी कि 6356 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये इक्वेटर की रेडियस पोलर रेडियस से तकरीबन 13 माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर बड़ी है। इन दोनों के बीच में 22 किलोमीटर का डिफरेंस है। इससे साफ पता चलता है कि स्फीयर तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक एलिप्सॉइड है, हल्का सा अंडाकार आकृति में आता है। लेकिन उसमें भी मैंने बताया कि जैसे कि अर्थ क्रस्ट के चेंजेस की वजह से ये एलिप्सॉइड भी पूरी तरीके से हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, इन रेडियस के मेजरमेंट्स का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस क्या है, यानी कि इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस कुछ इस तरीके से बनता है। तो अब हमारे पास इस वाले हिस्से की रेडियस है। ठीक है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो इजीली पता लगाया जा सकता है 2πr में पाई की वैल्यू रख के और आर की वैल्यू रख के कि ये जो इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस है वो 40,075 किलोमीटर होगी। यानी कि ये पूरा हिस्सा जब हम लोग कवर करेंगे सर्कमफेरेंस का तो ये इतना निकलेगा। और साथ ही पोल से पोल की जो आपकी सर्कमफेरेंस होती है, जिसको मेरिडियनल सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, तो वो कितनी होगी? वो निकल के आएगी 2πr से, आप इसको भी निकाल सकते हो, तो वो निकलेगी 40,008 किलोमीटर। यानी कि इनके बीच में भी डिफरेंस आपको साफ साफ नजर आ सकता है, 60-70 किलोमीटर का है। अब देखिए, ये नंबर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये नंबर्स एक्यूरेट तो हैं, लेकिन इनको आप प्रिसाइज नहीं कह सकते, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया कि कई सारे रीजंस की वजह से अर्थ क्रस्ट पे आते हैं चेंजेस, उसकी वजह से इस रेडियस के प्रिसीजन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे कहे आ करके कि अर्थ का जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा आकर के मुझसे कहता है कि नहीं 6378.5969 किलोमीटर है, तो इसका मतलब इस दूसरे वाले की वैल्यू ज़्यादा प्रीसाइज है। भाई ये ज़्यादा कैलकुलेशन करके आया, तभी तो ये डेसिमल के बाद वाले नंबर भी बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ हैं तो एक्यूरेट, लेकिन ज़्यादा प्रीसाइज ये वाली है। तो इसके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होना है कि कई जगहों पर जो आपकी रेडियस की वैल्यू है वो 6371 किलोमीटर भी लिखी हुई है, कई जगह पे 75 किलोमीटर भी लिखी हुई है। तो वो चीज़ जो है बार बार प्रिसीजन के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन एक्यूरेसी ये बताती है कि 6300 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर के बीच में ही कहीं वैल्यू लाया करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग वीनस से, यानी कि वीनस जो प्लैनेट है उससे कंपैरिजन करोगे, तो वीनस का जो शेप है वो अर्थ के बराबर सा ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि वीनस का जो रेडियस है वो इक्वेटोरियल रेडियस वो है 3761 माइल्स, यानी कि 6052 किलोमीटर। ठीक है, जो कि अर्थ से थोड़ा सा ही कम है, यानी कि वीनस और अर्थ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वहीं अगर आप मार्स की बात करोगे तो मार्स थोड़ा सा छोटा है अर्थ से, काफ़ी छोटा है यूँ कहूँ तो, क्योंकि उसकी रेडियस 2110 माइल्स है। लेकिन अर्थ और दूसरे रॉकी प्लैनेट्स, गैस प्लैनेट्स के हिसाब से काफ़ी छोटे हैं। एक अंदाज के हिसाब से देखा जाए तो जुपिटर के अंदर अर्थ जैसे 1200 से 1300 प्लैनेट्स इजीली समा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साइज के अंदर तो वो गैस प्लैनेट ही सबसे बड़े हैं। बात करें अगर मास ऑफ द अर्थ की, तो अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट प्लैनेट है, जिसका कारण है अर्थ का मेटेलिक कोर और उसका रॉकी कवर। अर्थ की डेंसिटी ऑलमोस्ट 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि जुपिटर जो कि अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है उसकी डेंसिटी 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि अर्थ से बहुत कम है, क्योंकि जुपिटर जो है वो सिर्फ गैस से बना हुआ प्लैनेट है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से अर्थ का मास 6.66 ट्रिलियन टन्स है, यानी कि 5.9722 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg, और उसका वॉल्यूम तकरीबन 260 बिलियन क्यूबिक माइल्स, यानी कि 1 ट्रिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स है। अर्थ का टोटल सरफेस एरिया 197 मिलियन स्क्वायर माइल्स, यानी कि 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 71% एरिया सिर्फ वाटर से कवर्ड है और 29% एरिया लैंड से। कंपैरिजन के लिहाज से देखें तो वीनस का सरफेस एरिया रफली 178 मिलियन स्क्वायर माइल्स, यानी कि 460 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और मार्स का 56 मिलियन स्क्वायर माइल्स, यानी कि 144 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि काफ़ी कम है अर्थ के हिसाब से।
अगर आप बात करोगे स्पीड ऑफ द अर्थ की, तो वो भी दो तरीके की होती है। पहली होती है अराउंड द एक्सिस और दूसरी होती है अराउंड द सन। तो अगर आप एक्सिस वाले की बात करोगे तो इक्वेटर पर अर्थ की सर्कमफेरेंस 40,075 किलोमीटर मैंने कही थी, राइट। तो अगर हम लोग एक रोटेशन में 40,070 किलोमीटर कवर करते हैं जिसमें लगने वाला टाइम 24 आवर्स है, तो इसका मतलब हमारे पास पूरा सर्कमफेरेंस यानी कि डिस्टेंस है, टाइम है 24 आवर्स, तो इजीली स्पीड निकाली जा सकती है, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसमें अगर आप लोग रखेंगे 40,075 किलोमीटर अपॉन में 24 आवर, तो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1669.58 किलोमीटर पर आवर या फिर 1670 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा। तो इसका मतलब जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 1670 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है अप्रोक्सीमेटली मोशन करती है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप प्रिसाइजली नापने जाओगे तो बिल्कुल अलग निकल के आएगी। मतलब हो सकता है कि 1668 हो या 1669 हो या फिर 1671 हो, ठीक है। ये तो बात हो जाती है इक्वेटर की। लेकिन जैसे जैसे आप लोग लैटिट्यूड को घटाओगे तो वहां पर आपको उसके एंगल को कोसाइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको वहां पर स्पीड जो है वो और कम मिलेगी। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये लैटिट्यूड क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमारा प्लैनेट होता है उसमें एक इक्वेटर होता है जो कि सबसे बड़ा हम लोगों ने बताया। जैसे जैसे आप लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हो तो ये लाइन छोटी होती जाती है, इसको लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। तो ये लैटिट्यूड कम होता जाता है पोल्स के पास जाते जाते, राइट। तो जिस हिसाब से ये आगे बढ़ता है, तो चूंकि ये गोल है तो इस हिसाब से इसका एंगल भी बनता जाता है। तो जो इसका एंगल बनेगा उसको आप लोग इस वैल्यू से, स्पीड से, इक्वेटर वाली स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगी वहां पर वैल्यू, ठीक है। यानी कि अगर कोई मेरा दोस्त इक्वेटर लाइन पे रहता है तो उसके लिए अर्थ की जो रोटेशन है वो 1670 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन कोई दोस्त मेरा अगर इक्वेटर से 45 डिग्री के एंगल में कहीं यहाँ पर रहता है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, cos 45 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि 0.707 के आसपास है। उसको इस स्पीड से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू निकलेगी 1180 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ जो दोस्त रह रहा है इक्वेटर लाइन से 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर, उसके लिए अर्थ का जो रोटेशन है एक्सिस के आसपास, उसकी स्पीड 1180 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इक्वेटर वाले के लिए 1670 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसका मतलब हर किसी के लिए रोटेशन की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इससे आप लोग ये भी पता लगा सकते हो कि जहां ये दोस्त रह रहा है 45 डिग्री के एंगल में रह रहा है, वहां पर इस लैटिट्यूड की लाइन की क्या वैल्यू है, मतलब यहाँ वाले सर्कमफेरेंस की क्या वैल्यू निकाल सकते हो भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। आपके पास स्पीड है 1180 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपको निकालना है यानी कि इस लाइन की वैल्यू, सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालनी है। टाइम आपके पास 24 आवर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28,320 किलोमीटर का सर्कमफेरेंस निकल के आएगा, लैटिट्यूड की वैल्यू निकल के आएगी। समझ रहे हैं आप लोग, इक्वेटर वाले के लिए अलग और इक्वेटर से ऊपर वाली लाइन पे जो रह रहा है उसके लिए अलग, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज होती है इसके अंदर, वो होती है लॉन्गिट्यूड। इस चीज को आप लोग देख सकते हो कि कैसे ये एक पोल से दूसरे पोल तक जा रही है घूमती हुई, तो इसको लॉन्गिट्यूड की लाइन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। तो जैसे ही किसी जगह से एयरप्लेन उड़ता है तो एयरप्लेन बैठने वाले को तो लगता है कि मैं सीधे सीधे किसी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली एक जियोडेसिक पाथ को फॉलो करते हुए घूमते हुए आगे जाता है, राइट। इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब दूसरी जो स्पीड होती है वो ऑर्बिटल स्पीड होती है, यानी कि अर्थ अराउंड द सन किस स्पीड के साथ घूम रहा है, ठीक है। उसको निकालने का भी अपना एक तरीका होता है। उसके लिए भी सेम टेक्निक ही लगाई जाती है और उस टेक्निक के अंदर भी हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, उससे स्पीड पता चल जाती है। लेकिन डिस्टेंस पता कैसे चले, तो देखिए इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो अर्थ है वो सन के आसपास एक एलिप्स में घूमती है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उससे एक सर्कुलर पाथ मानना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि वो एलिप्स है, वो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और हमें मालूम है कि एक कैलकुलेशन के हिसाब से एवरेज डिस्टेंस जो कि सन और अर्थ के बीच में है वो है 14 करोड़ 96 लाख, यानी कि 14 करोड़ 96 लैक्स किलोमीटर का, ठीक है। इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स भी कहा जाता है, इसको एस्ट्रोनॉमी की भाषा में कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थ की सन से दूरी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी रेडियस हो गई। अब रेडियस हमारे पास है तो इस पूरे सर्कुलर पाथ का हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका डिस्टेंस यानी कि सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है
2 पाई आर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, तो ये हो जाती है इसकी सर्कमफेरेंस। इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाती है। अब हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो एक जो चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है सन का, 1 साल लगता है, 365 डेज लगते हैं। ये भी मैं एक्यूरेट वैल्यू बोल रहा हूँ, इसकी प्रिसाइज वैल्यू कुछ और ही है, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है, तो इस टाइम को अगर हम लोग डिवाइड कर दें इस डिस्टेंस के साथ, तो हमें स्पीड पता चल जाएगी कि अर्थ कितनी स्पीड से एक हमारे जो सन है उसका चक्कर काट रही है। तो आप लोग स्पीड ऑफ द अर्थ लगा सकते हो, इक्वल्स टू में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर अपॉन में 1 ईयर। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1,07,000 किलोमीटर पर आवर या फिर 67,000 माइल्स पर आवर। अब देखिए ये जो चीज़ है ये भी एक्यूरेट ही है, प्रिसाइज नहीं है। इसकी एक्यूरेट वैल्यू 1,10,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास आती है, राइट। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, आपको प्रिसीजन की तरफ जाना है तो आपको ये वैल्यू को और ज़्यादा प्रिसाइजली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये चीज़ें तो मुझे सीधे सीधे पता चल सकती है, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा के हम स्पीड पता लगा सकते हैं। खास क्या है, तो देखिए खास बात ये है इसके अंदर कि अभी आप लोगों को मैंने कहा था कि मैंने इसका जो पाथ है वो सर्कुलर माना है, ना कि एलिप्स। अब सर्कुलर मैंने इसका पाथ क्यों माना है, क्योंकि हमें पता है कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि हर प्लैनेट जो है वो एक तरीके से एलिप्स में ही घूम रहा है। क्योंकि आप लोग अगर केपलर की बात मानोगे तो केपलर के हिसाब से हर प्लैनेट एलिप्स में ही घूमना चाहिए। तो देखिए ये बात सही है, क्योंकि जो हमारे एलिप्स होते हैं, जो कि ऑर्बिट्स होते हैं, वो थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि थोड़े से ये भी एलिप्सॉइड की तरह पिचके हुए होते हैं। अब प्लैनेट्स के ऑर्बिट की जो फ्लैटेंडनेस है उसको एक प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग नाप सकते हैं, जिसको एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है, कि ये कितने पिचके हुए, ठीक है। अब एक्सेंट्रिसिटी को नापने के लिए 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक 0 और एक 1। 0 होने का मतलब ये है कि पूरा ऑर्बिट पूरी तरीके से सर्कुलर है, लेकिन 1 होने का मतलब ये एक्सट्रीमली एलिप्सॉइड है, यानी कि ये पूरा एलिप्स है एक तरीके से पूरा बना हुआ। अब अगर आप लोग बात करोगे अर्थ की, तो अर्थ की एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 0.017 है, यानी कि 10 to 0 है, बहुत ही कम है। तो इसको हम लोग सर्कुलर मान सकते हैं। अब 100% ये सर्कुलर तो है नहीं, ये पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं है, ये एरर है, ऑब्वियस सी बात है। अब प्रीसाइजली अगर हम लोग उसको नापने जाएंगे तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1,07,000 किलोमीटर के आसपास या फिर 1,10,000 किलोमीटर के आसपास इसकी स्पीड है, तो हो सकता है वैल्यू आपकी हो सकता है कि 1,11,000 हो जाए, या 1,09,000 हो जाए, या 1,13,000 हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि ये वैल्यू प्रीसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है। तो इस तरीके से आप लोग स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन नापते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या जाना आज? आप लोगों ने ये जाना कि अर्थ का एग्जैक्ट शेप कैसा हो सकता है, उसका साइज क्या है, उसकी मेजरमेंट्स क्या है, उसकी रेडियस क्या है, उसकी इक्वेटोरियल रेडियस क्या है, ठीक है, और उसकी पोलर रेडियस क्या है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जाना मास ऑफ द जो बॉडी है, यानी कि मास ऑफ द अर्थ है वो कितना है, और किसके कंपैरिजन में कौन कितना बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने जाना कि स्पीड ऑफ द अर्थ क्या है। स्पीड ऑफ द अर्थ आपकी 2 तरीके से नापी जाती है, एक एक्सिस के आसपास, एक सन के आसपास। एक्सिस के आसपास आप लोग कैसे नापते हो वो मैंने आपको बताया, और सन के आसपास आप लोग कैसे नापते हो वो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको समझ में आए, जो कि मोशन ऑफ द अर्थ को लेके थे। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं कि हम ऐसी और भी वीडियोज़ बनाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, या फिर इसके अंदर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।